चलिए आज जो है हम लोग अपना एक नया अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने एक एक नियम पढ़ा था, यानी कि हमारा अध्याय नंबर 11। अब जो है हम देखेंगे अपना अध्याय नंबर 12, जिसका नाम है बीज गणित। तो अब इस बीज गणित की सबसे पहले तो ये जानेंगे कि भूमिकाएं क्या होती हैं, परिभाषाएं क्या होती हैं, क्योंकि किसी भी अध्याय को पढ़ने से पहले उस अध्याय के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आखिर वो अध्याय है क्या चीज। फिर उसके बाद इस पर आधारित अलग अलग प्रश्नों को बनाएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आप सभी ने देखा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि जिसमें हम आकृति पढ़ते हैं या आकारों के बारे में अध्ययन करते हैं उसे हम ज्यामिति कहते हैं। यानी कि गणित जो है उसकी अलग अलग शाखाएं हैं और हर अलग अलग शाखाओं में हमें अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे कि अगर हम एक गणित की शाखा में चले तो वहां पर हम देखेंगे कि हमें कुछ आकारों का, कुछ आकृतियों के बारे में पढ़ना होता है। तो इस प्रकार के गणित की शाखा को हम लोग क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। और गणित की वह शाखा जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम संख्याओं का ही अध्ययन करते हैं। जैसे 2 को 3 से जोड़ने पर क्या होगा, -2 को -3 से जोड़ने पर क्या होगा। तो इस प्रकार की जो गणना जिस भी शाखा में गणित की हम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अंक गणित। क्या कहते हैं? अंक गणित। लेकिन उसी क्रमशः में हमारे पास गणित की एक और शाखा है जिसमें कहता है कि गणित की वह शाखा जो गणितीय व्यंजकों के रूप में समस्याओं या स्थितियों के निरूपण में मदद करती है। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? बीज गणित कहते हैं। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि गणित की वो शाखा जिसमें संख्याएं भी होंगी, परिस्थितियां भी होंगी और उन सभी को जोड़ करके एक व्यंजक तैयार होगा, या कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक्सप्रेशन, इक्वेशन तैयार होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजगणित कहेंगे। तो हमने देख लिया कि अभी तक हमने 2 गणित की शाखाएं देखी। एक तो ज्यामिति जिसमें आकार के बारे में पढ़ते हैं और संख्या के बारे में पढ़ने वाले को अंकगणित कहते हैं। तो उसी क्रमशः में हमारे पास बीज गणित भी जो है वो हमारी गणित की एक शाखा है जिसपे अलग अलग चीजें क्या होती है? आश्रित होती है। आपने कहीं ना कहीं गणित में पढ़ा होगा कि अगर हम किसी संख्या को कुछ मान लेते हैं या फिर किसी संख्या के साथ कोई अल्फाबेट या अंग्रेजी का शब्द जुड़ा रहता है, इस प्रकार की संख्या आपने देखी होगी और आपके दिमाग में आता भी होगा कि ये गणित की कौन सी शाखा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही चीज है जो आज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, यानी गणित व्यंजकों के रूप में, यानी कि गणित की वो शाखा जिसमें हम कुछ संख्याओं को मिला करके क्या बनाते हैं? व्यंजक बनाते हैं, या फिर कुछ स्थितियों की या कुछ समस्याओं को हम जो है एक व्यंजक के रूप में ढालते हैं। तो इस प्रकार के अध्ययन को ही बीजगणितीय अध्ययन कहा जाता है। और ये जो है हमारा बीजगणित जो है वो इसी गणित की क्या है? शाखा है। तो याद रखना है कि जिस भी गणित की शाखा में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि संख्याओं को मिला करके कोई व्यंजक तैयार होता है या किसी परिस्थिति को पढ़ करके हम व्यंजक तैयार करते हैं, तो ऐसे को बीजगणित कहते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया राम का पिता जो है राम से 10 गुना बड़ा है, ये क्या होगी? परिस्थिति हो गई। अब इस परिस्थिति को पढ़ करके अगर मैं कोई व्यंजक बना दूं तो वो कहलाएगा बीजगणितीय प्रश्न। क्या कहलाएगा? बीजगणितीय प्रश्न। तो याद रखना है कि जब भी किसी भी परिस्थिति को ढालने के लिए जिस भी हथियार का या जिस भी गणित के हथियार का इस्तेमाल करते हैं वो कहलाता है बीजगणित। क्या कहलाता है? बीजगणित। इसमें आप हमेशा देखेंगे कि कोई ना कोई अंग्रेजी शब्द जो है किसी ना किसी संख्या के साथ जुड़ा रहता है। तो जब भी कोई अंग्रेजी शब्द किसी संख्या के साथ जुड़ा हो, जैसे कि X, Y, Z, या फिर 2 संख्याओं के बीच में या 2 ऐसे कह सकते हैं आप कि 2 ऐसे गणित के शब्दों के बीच में अगर जोड़ रहे, घटाव रहे, गुना रहे या भाग शामिल हो, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक गणितीय व्यंजक तैयार होती है। और यही गणित व्यंजक जो है बीजगणित का क्या होता है? हिस्सा होता है।
तो यानी कि क्या समझ में आया कि हमारे एक गणितीय व्यंजक में हमारे पास एक होता है अंग्रेजी का अल्फाबेट, या फिर क्या होता है हमारे पास जोड़ होगा, या तो घटाव होगा, या तो गुना होगा, या तो क्या होगा भाग होगा, और इन सभी के एक सम्मिलित और इन सभी को मिला करके एक परिस्थिति या स्थिति तैयार होती है जिसे हम गणितीय व्यंजक कहते हैं। तो आगे हम देखेंगे उसी के बारे में कि गणित व्यंजक क्या होता है, कौन कौन सी चीजें उसमें होती हैं और किनसे मिला करके ये व्यंजक जो होता है वो तैयार होता है। बस आपको इतना जानना था भूमिका में कि बीज गणित वो गणित की शाखा होती है जिसमें गणितज्ञ व्यंजकों का इस्तेमाल करके परिस्थितियों को समझा जाए, स्थितियों को समझा जाए और फिर उसे ढाल करके उसके प्रश्नों का मान प्राप्त किया जाए। ऐसे को हम लोग बीज गणित कहते हैं। अब चलिए इस बीज गणित में हमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती है आगे जानते हैं। तो आपके पास मैंने एक उदाहरण रखा है, ये जो हमारा इस प्रकार से लिखने को क्या बोला जाता है, बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। याद रखिएगा कि जब भी हम कोई परिस्थिति को अगर इस रूप में लिख दे तो हम उसे क्या बोलेंगे, बीजीय व्यंजक कहेंगे। चलिए आपके सामने जो है एक परिस्थिति रखते हैं। जैसे मैंने बताया कि राम का बड़ा भाई सोहन जो है उससे 10 साल बड़ा है, तो बताए कि यहाँ पे सोहन की जो उम्र है वो कितनी होगी। तो उसके लिए आपको क्या जानना होगा, सबसे पहले राम की उम्र, क्योंकि जब तक आप राम की उम्र नहीं जान पाएंगे आप सोहन की उम्र का पता कैसे लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे ना। तो यहां पर जब कोई ऐसी परिस्थिति हो जहां पर किसी एक संख्या का मान आपको प्राप्त नहीं हो, तब वहां पर उसके मान को हासिल करने के लिए या उसके मान को निकालने के लिए एक स्थिति आती है जिसका नाम होता है बीजीय व्यंजक। क्या नाम होता है, बीजीय व्यंजक। तो मैं कह सकता हूं कि सोहन का उम्र जो होगा वो राम से 10 साल बड़ा है, और राम के उम्र को अगर x मान लेते हैं तो सोहन की उम्र हो गई x जोड़ 10। क्या हो गई, x जोड़ 10, क्योंकि यहां पर हम जानते हैं कि राम का उम्र मुझे नहीं पता। तो इस प्रकार से परिस्थितियों को पढ़ करके उसको एक व्यंजक का रूप देना ही तो बीजीय गणित कहलाता है, और उसको मिला करके जो हमारे पास स्थिति तैयार हुई वो कहलाती है बीजीय व्यंजक। क्या कहलाती है, बीजीय व्यंजक। अब इस बीजीय व्यंजक में देखते हैं कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। तो सबसे पहले यहां पर ये जो दिख रहा है ना, इसका नाम होता है चर। क्या नाम होता है, चर। अब इसको चर इसलिए कहते हैं क्योंकि संख्या के साथ एक अंग्रेजी का शब्द जुड़ा हुआ होता है। तो क्या नाम हो गया, चर। और जो यहां पर संख्याएं आपको नजर आ रही हैं इनका नाम होता है अचर। क्या नाम होता है, अचर होता है। और साथ में इन चर और अचर को मिलाने के लिए, क्या बोला मैंने, चर और अचर को मिलाने के लिए एक गणितीय संचालक भी साथ में जुड़ा होता है, जो या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो भाग हो सकता है, या तो गुना हो सकता है। याद रखना है इस बात को कि चर और अचर को जोड़ने के लिए या चर और अचर को मिलाने के लिए एक गणितीय संचालन का होना जरूरी है, जो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, गुना हो सकता है और भाग हो सकता है। तो ये तीन चीजें जब मिलेंगी और एक साथ नजर आएगा तो ही जाकर के आपका बीजीय व्यंजक तैयार होता है। मैंने क्या बताया कि हमें चाहिए एक चर, एक चाहिए अचर और एक चाहिए क्या, तो गणितीय संचालक। तो आप यहां देख सकते हैं ना कि मेरे पास एक क्या है, चर है, एक अचर है और बीच में एक गणितीय संचालक है। तो इससे मिला करके हमारा बीजीय व्यंजक क्या हो गया, तैयार हो गया। तो याद रखना यहां पर चर का होना भी जरूरी है, अचर का होना भी जरूरी है और बीच में संचालन का भी होना क्या है, जरूरी है। तो एक जाकर के बीजीय व्यंजक तैयार होता है। अब यहां पर एक और चीज आपको जानना है कि ये जो चर होता है ना, इसका मान कभी भी स्थिर नहीं होता। इस बात को दिमाग में याद रखिएगा, इसका मान कभी भी स्थिर नहीं होता, ये उसके हिसाब से बदलता रहता है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक 3x है और एक 4 है, तो आप कह दीजिएगा कि सर जो 3x है ना ये चर हो गया, एकदम सही, और ये 4 जो संख्या है इसका नाम अचर होगा। और आप ये भी कह देंगे कि सर यहां जो मेरे पास अचर मौजूद है ना ये स्थिर होता है, लेकिन ये स्थिर नहीं होता।
अब बोलेंगे सर कैसे नहीं होता, तो सर ऐसे नहीं होता कि अगर हम x के मान को 1 ले ले तो ये 3 बन जाएगा, और x के मान को 2 ले ले तो 6 बन जाएगा, और अगर x के मान को -3 ले ले तो -9 बन जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे x के मान को हम बदलते जा रहे हैं ये अपनी संख्याएं भी बदल रहा है। तो याद रखना है कि चर कभी भी स्थिर नहीं होता, वो क्या होता है तो संख्या के हिसाब से बदलते रहता है, और अचर जो रहता है वो एकदम स्थिर होता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब ये 4 है तो 4 ही रहेगा, इसे आप 5 नहीं कर सकते, लेकिन ये 3x है तो इसे 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 1.5 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है स्थिर नहीं होता। तो बात समझ में आई ना आप लोगों को कि एक बीजीय व्यंजक बनाने के लिए या किसी भी परिस्थिति को या स्थिति को व्यंजक में या बीजीय में ढालने के लिए आप लोगों को चर का पता होना, अचर का पता होना और बीच में गणितीय संचालन का होना जरूरी है। तो ही जा करके हम कह सकते हैं कि हाँ ये जो है एक बीजीय व्यंजक है, नहीं तो बीजीय व्यंजक नहीं होगा। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर अगर मैं ऐसे लिख दूं 3x बराबर 12 तो क्या ये बीजीय व्यंजक नहीं होगा क्या? एकदम होगा, एकदम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमने देखा कि मेरे पास चर मौजूद है, अचर मौजूद है और साथ में एक बीजीय संचालक भी मौजूद है जो क्या है बराबर है, तो ये भी क्या होगा एक बीजीय व्यंजक होगा। लेकिन अगर मैं लिख दूं कि 5 बराबर मैंने लिख दिया यहां पर 10/2 तो क्या ये सर बीजीय व्यंजक होगा क्या? एकदम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां हर जगह पे अचर मौजूद है, चर तो है ही नहीं, और बिना चर के बीजीय व्यंजक तैयार नहीं होता। तो याद रखना है अचर हो ना हो चर का होना एनी हाउ आवश्यक है, यानी अचर हो ना हो चर का होना बहुत ज्यादा यहां पे जरूरी है। हम ये भी लिख सकते हैं कि 3x बराबर 0 ये भी क्या है एक बीजीय व्यंजक है, क्योंकि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है चर नजर आ रहा है। तो याद रखना है चर रहेगा, अचर रहेगा और एक बीजीय संचालन होगा तो वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। तो यहां पर जो है हम यही पढ़ने वाले हैं इस वाले अध्याय में कि कैसे परिस्थितियों को हम बीजीय व्यंजक में ढाल सकते हैं और बीजीय व्यंजक में ढलने के बाद कैसे उसके मानों को प्राप्त करेंगे। तो इस पूरे के पूरे अध्याय में हमें 2 से 3 चीजें ही जाननी है। पहली तो चीजों को पढ़ करके उसको उसकी स्थिति में डालना और फिर उसकी स्थिति से बीजीय व्यंजक को तैयार करना, और एक बार जब बीजीय व्यंजक तैयार करना आप सीख लीजिएगा तो उसके बाद हम जो है यहां पर उसके मानों को निकालना सीखेंगे, यानी चर के मानों को निकालना सीखेंगे, जो x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज आपको जो है बीजीय के इस वाले अध्याय में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा हो गया भूमिका और ये हो गई ये व्यंजक। तो बात समझ में आई ना? क्या समझ में आया कि गणित की वो शाखा जहां पर गणितीय व्यंजकों को या फिर किसी भी परिस्थिति या स्थिति को समझ करके उसका जो है एक व्यंजक के रूप में निरूपित करते हैं, तो ऐसे को हम बीजीय गणित कहते हैं, जो एक क्या है गणित की शाखा है। और इस गणित की शाखा में हमें चर, अचर और एक गणितीय संचालन को मिला करके एक स्थिति तैयार होती है जिसे हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। चर जो होता है वो स्थिर नहीं होता, हर समय क्या होता है बदलते रहता है। किसके ऊपर आश्रित होता है? तो अपने साथ गुना उस चर के मान पर, जो x का मान होगा चाहे -2 हो जाए चाहे 2 हो जाए। अचर जो रहता है वो एकदम स्थिर रहता है, संचालन कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस भाग गुना या तो क्या बराबर। ठीक है ना। और एक और बात इसमें ध्यान देने वाली क्या है कि जब भी हम बीजीय व्यंजक लिखेंगे और अपनी मर्जी से अगर इस बीजीय व्यंजक में कुछ भी जोड़ेंगे इस तरफ दाएं में तो हमें बाएं में भी जोड़ना होगा, और कुछ भी अगर हम दाएं में घटाएंगे तो हमें बाएं में भी घटाना होगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर का साइन कहता है कि इसकी तरफ वाला ये जो हिस्सा है और इसके इस तरफ वाला ये जो हिस्सा है ये आपस में क्या है बराबर है, आपस में क्या है बराबर है। तो इनकी बराबरता को बरकरार रखने के लिए आपको अगर अपनी मर्जी से यहां पर 4 जोड़िएगा तो वहां पे 4 आपको घटाना हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए तो अब कुछ और इसके बारे में जानते हैं। हमें बीजीय व्यंजक में देखने को मिलेगा कि अगर कहीं पर लिखा रहे लाभ या लिखा रहे हानि,
ठीक है, क्या लिखा रहा है, लाभ लिखा रहा है, हानि लिखा रहा है, ज्यादा लिखा हो, कम लिखा हो, अधिक लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, बढ़ोतरी लिखा हो। तो याद रखना है, चाहे लाभ लिखा हो, ज्यादा लिखा हो, अधिक लिखा हो, बढ़ोतरी लिखा हो, इन सभी में जो हमारे पास गणितीय संचालन यूज होगा वो होगा हमारा जोड़। क्या होगा, हमारा जोड़ होगा। हानि लिखा हो, कम लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो कि लिया गया हो उसमें से, या फिर क्या हो निकाला गया हो, तो इन सभी में याद रखना है विजय संचालन क्या, सॉरी गणितीय संचालन क्या यूज होगा, माइनस यूज होगा। क्या यूज होगा, माइनस यूज होगा। इस बात को दिमाग में याद रखना, ठीक है ना। पूछ देगा कि इसको इतना अधिक लाभ हुआ, तो याद रखना है यहां पर जोड़ होगा। पूछ देगा कि आज मौसम की तापमान इतनी है, 10 दिन बाद तापमान बढ़ गई, तो क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। कह देगा कि मैंने कोई वस्तु खरीद के आया और मुझे घाटा हो गया, तो सीधी सी बात है माइनस। हानि हो गया, माइनस इस्तेमाल कर देंगे, है ना। तो बस इतना याद रखना है, ठीक है। इसका नाम अगर इस तरीके से लिखा रहे तो इसको बोलते हैं दुगना, और इस तरह से लिखा रहे तो इसे बोलते हैं तुगना, ठीक है। दुगना तिगुना, इस तरीके से आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो ये मेरा था एक बीजीय व्यंजक पर, और बीजीय क्या होता है, उसकी भूमिकाएं, उसके ऊपर उदाहरण और बीजीय व्यंजक को समझाया। तो मुझे उम्मीद है ये दो चीजें अभी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर ये दो चीजें आप अच्छे से समझ पाए हैं तो चलिए अब जो है हम अपने अध्याय को शुरुआत करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे परिस्थितियों को पढ़ करके उसका बीजीय व्यंजक तैयार करते हैं, और फिर कैसे उस बीजीय व्यंजक की मदद से प्रश्नों का हल हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए।